AS Physics here. Topic 4 is dynamics. डायनेमिक्स मेनली मोमेंटम रिलेटेड टॉपिक है. इसमें मेन जो टॉपिक है वो मोमेंटम है, मगर मोमेंटम के अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, उनको हम शुरू में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ लीनियर मोमेंटम. थोड़ा सा यहाँ सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका. लीनियर मोमेंटम का सिंबल P. ओ लेवल की डेफिनेशन याद करें बेटा. तो मोमेंटम, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. P is equals to mv momentum is a vector quantity and it is in the same direction as the direction of velocity. Next, Newton's first law. What is Newton's first law? A body will remain, yes, a body will remain at rest or in uniform motion. Body will remain at rest or in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, बल्कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. तो आपको ज़्यादा बेटर है लिखें कांस्टेंट वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी until and unless an external net force acting on it. नेक्स्ट पॉइंट लिखा. फर्स्ट लॉ is also called as law of inertia.
First law is also called as law of inertia. Now listen, what is inertia? इनर्शिया कोई मोशन नहीं है, इनर्शिया कोई फोर्स नहीं है, इनर्शिया एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है. लिखिएगा, हाँ, इनर्शिया is the state or property of an object that resists any change in motion. Inertia depends upon mass. मतलब greater mass, greater inertia, greater resist to stop or move. ये इनर्शिया है, ओ लेवल की बात बता रहा हूँ. ये इनर्शिया है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे एक बहुत लाइट वेट कार खड़ी हो और एक हैवी कंटेनर खड़ा हो. हैवी कंटेनर का इंजन भले जितना ही बड़ा हो, मगर दोनों एक साथ स्पीड बढ़ाएंगे तो कार की स्पीड आगे, कार पहले निकल जाएगी आगे, कंटेनर बाद में जाएगा, ट्रॉलर बाद में जाएगा. फिर अगर कार सिग्नल पे खड़ी है और आप बाइक पे खड़े हुए, दोनों स्टार्ट में फुल स्पीड देते रहे, बाइक पहले आगे चली जाएगी, कार बाद में आके उसको ओवरटेक करेगी. इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट heavy object is difficult to move and difficult to stop. Lightweight object is easy to move and easy to stop. लिख लें ये point. It is due to inertia that lightweight object is easy to move and it is easy to stop. As compared to heavy object. Next, write down heading. Newton's third law. सेकंड एक्चुअली डिटेल है, सेकंड में ही मेन काम है सारा, सेकंड बाद में देखते हैं. पहले देखना न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ. Newton's third law states that if an object A exerts force
on object B, then object B exerts an equal and opposite force on object A. According to Newton's third law, the pair of forces must be equal in magnitude opposite in direction same types of forces and number 4, act on different bodies. ये देखो, हम ये बेसिकली आगे चल के अब ये डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और लेट से ये स्फीयर बी है, स्फीयर ए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, स्फीयर बी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब वो आपसे कहेगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। When these two objects collide together, then you will say that कि ये दो objects when they collide together, then ball A exert force A on B, then ball B exert an equal but opposite force on A. F A is equals to negative of FB. एक की फोर्स दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात याद रखना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है मगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, Newton's third law, second law. अब बात सुनें, यहाँ पर
न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला तुम में से कोई भी, लिसन केयरफुली, तुम में से कोई भी ए लेवल में न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला F इजिकल्स टू एम ए नहीं लिखोगे। न्यूटन सेकेंड लॉ है यहाँ पर, और एक्चुअल जेन्युइन ये है न्यूटन सेकेंड लॉ के, राइट डाउन, अ रिजल्टेंट फोर्स acting on a body resultant force acting on a body is equal to the rate of change of momentum is equals to the rate of change of momentum of that object. Resultant force is equals to delta P upon T. अब सुने और ध्यान से समझें रही बात। आप मुझसे ये पूछे कि एक्चुअली F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T आया कहाँ से, तो मैं बताऊं कि एक्चुअल फार्मूला F इज इक्वल्स टू ma होता है बेटा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अगर आप इसको लिखो तो आप कहोगे एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो बेसिकली एम वी माइनस यू इज द डेल्टा पी। रिमेंबर वन थिंग दैट व्हेन आई से डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिर्फ डेल्टा पी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम को आप एम वी माइनस यू भी कह सकते हैं। डेल्टा पी तो फिर याद रखो कि यही डेल्टा पी सबसे टॉप वाले फॉर्मूले में देखना, इसी डेल्टा पी को आप एफ इंटू टी भी कह रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर तो सबसे टॉप वाले फॉर्मूले में ये टी को यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। यहाँ तक अभी भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ तक अभी भी ए लेवल नहीं शुरू हुआ, ये ओ लेवल में सेम था। और फिर ओ लेवल में इसी डेल्टा पी को हम इम्पल्स कहते थे। सुने, when I say impulse is the, अब बात सुनो, डिफरेंस याद रखना। इम्पल्स इज द रेट ऑफ चेंज नहीं कह रहा, अपॉन टाइम नहीं कह रहा। इम्पल्स इज द चेंज impulse is the change in momentum of an object और MCQs पे जब देगा तो वो ऑप्शंस के तौर पे ये भी कह सकता है कि impulse is the product of
resultant force and time. ये बेसिकली सेकेंड लॉ का यू कैन से कि ये इंट्रोडक्शन है. नहीं, फोर्स की डेफिनेशन तो डिफाइन फोर्स तो आप कहेंगे फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस यही डेफिनेशन है. मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, ये बात याद कर लो. जैसे पूछिए कि अगर आपसे वो कहीं पर कह रहा है एएस में कि डिफाइन फोर्स, तो आप कहेंगे कि फोर्स इज द रेट of change of momentum of an object. यही फोर्स की डेफिनेशन है. F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T. फोर्स में यही आएगी. नाउ सबसे पहले आपके पास है नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Law of conservation of momentum. In an isolated system, isolated का मतलब ब्रैकेट में कहीं साइड में लिख लेना. Isolated means no external forces act. Isolated means no external forces act. In an isolated system, total momentum of bodies before and after collision is conserved. ये लिख सकते हो, या फिर total momentum of bodies before collision is equals to total momentum after collision. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल 1 है जो राइट साइड पर जा रही है विद द वेलोसिटी u1. बॉल 1 इज मूविंग राइट साइड विद द वेलोसिटी u1. ये एक दूसरी बॉल है m2, वो भी राइट साइड पे जा रही है विद द वेलोसिटी u2.
अगर ये दोनों राइट साइड पे जा रही हैं तो उनकी कोलिजन के लिए ज़रूरी है कि क्या कंडीशन है, u1 की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए u2 से, यस और नो। तो फिर अगर आप कहेंगे कि इफ़ u1 इज़ ग्रेटर देन u2 देन दे कोलाइड टुगेदर। And after collision, m1 moves with the velocity, change हो जाएगी, that is v1. m2 moves with the velocity, v2. Using law of conservation of momentum, बात नहीं, using law of conservation of momentum, total momentum before collision m1 plus m2 is equals to m1 u1 plus m2 u2. ये क्या है, व्हाट इज दिस इज टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, मस्ट बी इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। बेटा m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मतलब ये कि इन वैल्यूज़ में देखो तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो गई। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो सुनना। कि हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनाते हैं, इस फॉर्मूले की एक कंडीशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्लीज़ लिसन केयरफुली। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें हमने u1 की स्पीड राइट साइड पर, v1 की स्पीड राइट साइड पर, u2 की स्पीड राइट साइड पर और v2 की स्पीड राइट, मतलब सारी वेलोसिटीज राइट साइड की ली है। अगर मैंने सारी वेलोसिटीज राइट साइड की ली हैं तो फिर मेरी बात गौर से समझें। अगर बेटा मैंने सारी वेलोसिटीज राइट साइड की ली हैं तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास फॉर्मूला ये है। आज के बाद पूरे डायनामिक्स में एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, दूसरा मेथड भी है, मैं सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ जो हर सवाल हो जाएगा इससे, कि हर क्वेश्चन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू इससे कि ये बात मैंने पहले भी बताई थी वेलोसिटी टाइम में, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि हमेशा ये बात याद रखना कि राइट साइड की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो। लेफ़्ट साइड की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अपवर्ड की वेलोसिटी, डाउनवर्ड की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। रिमेंबर दिस। अब सुनो, अगर मेरा वेलोसिटी, मैं तुमसे वेलोसिटी कैलकुलेट करवाऊँ और समझना कि मेरी वेलोसिटी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप कहेंगे इसका मतलब है या राइट साइड या डाउनवर्ड। सही है, वो क्वेश्चन पूछेगा। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल बेसिक बात बताओ। लेट्स से एक क्वेश्चन सुनिएगा। एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूँ इस तरह की, प्लीज़ अटेंटिवली। बेटा अभी छोड़ दो लिखना, सामने देखो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है 2.5 kg का, ये इस साइड पे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। सही है, और से देखना। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है एट द सेम टाइम, वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, बी लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, इसका वहाँ से 4 kg।
इसकी स्पीड है फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकेंड. नाउ लिसन. अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आफ्टर collision, comma, after collision they stick together, calculate their final velocity and direction. अब सुनो. They stick together मतलब कोलाइड होने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में स्टिक हो गए, मतलब जुड़ गए. नाउ पहला स्टेप तो देखो, मैं फॉर्मूला लिखूंगा. पहला सिंपल फॉर्मूला याद रखना सब जगह पर. m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. ये फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो हर जगह पर तुम एज इट इज़ लिखोगे चाहे कोई भी मैं सिचुएशन दे दूं. पहला स्टेप तो ये रहेगा. तय. अब बताओ बेटा, m1 की मास 2.5 और से देखना, इसकी वेलोसिटी 6 प्लस m2 का मास 4, उसकी वेलोसिटी -7. जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है उसकी वेलोसिटी -7 इक्वल्स टू m1 2.5. फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता. m2 4 kg फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता. मगर फाइनल वेलोसिटी में सोचना, फाइनल वेलोसिटी में मैं v1 और v2 अलग अलग नहीं लिख रहा, सेम हो, क्योंकि दो चीज़ें आपस में जुड़ गई. सही है. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक क्ले रखा हुआ है और एक दूसरा क्ले उसके ऊपर हिट करो तो दोनों क्ले आपस में जुड़ जाएंगे और साथ चलेंगे. अब वो साथ कनेक्ट होने के बाद राइट पे जाएंगे या लेफ़्ट पे जाएंगे, ये तुम्हारा फाइनल साइन बताएगा. और जब आप साइन इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना 2.5 को 6 से, 15 माइनस 28 इक्वल्स टू 2.5 और 4 कितना हो गया 6.5v. कितना आंसर -13 डिवाइडेड बाय 6.5v. आप कहेंगे v इज इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब आप कहोगे v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट. लिखना इट इज़ मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. साइन आपको सिर्फ ये बताएगा कि राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है. तो आप कहेंगे दोनों बॉडीज़ लेफ़्ट साइड पर जाएंगी कोलिजन के बाद विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी. यहाँ पर मैंने मोमेंटम को स्टार्ट किया है. अभी मोमेंटम के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखते हैं. नंबर 1, द नेचर ऑफ कोलिजन्स between two bodies is classified into two types. Number 1, elastic collision.
What is elastic collision? Elastic collision means total momentum before and after collision is conserved total kinetic energy before collision is also conserved is equal to total kinetic energy after collision. Means no energy loss in form of heat or sound. Total energy before and after collision is conserved. Velocity of approach between two bodies equals to velocity of separation between them. Number 2. Inelastic collision. It is the collision between two bodies in which there must be energy loss in form of heat or sound during collision, and so kinetic energy before collision is not equals to
kinetic energy after collision. But in inelastic collision, total energy is equal before and after collision. Equal का मतलब conserved before and after collision. And also total momentum is also equal. Before and after collision. It means इलास्टिक और इनइलास्टिक में सिर्फ जो मैंने ये अंडरलाइन मतलब शेड किया है, हाईलाइट किया है, सिर्फ ये डिफरेंस है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इनइलास्टिक कोलिजन कहता है कि जब दो बॉडीज एक की एनर्जी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक की एनर्जी है 100 जूल्स, दूसरे की एनर्जी है 200 जूल्स. एक 100 जूल और एक 200 जूल आपस में टकराते हैं. 100 और 200 मिलकर कितना हो गया? 300. इलास्टिक कोलिजन कहता है कि ये जब टकराते हैं तो टकराने के बाद जब अलग अलग होंगे तो इन दोनों की आफ्टर कोलिजन एक की काइनेटिक एनर्जी अगर 50 हुई तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 250 होनी चाहिए. एक की 10 हुई तो दूसरे की 290 होनी चाहिए. एक रुक गया 0 हुई तो दूसरे की 300 होना चाहिए. ये इलास्टिक कोलिजन कहता है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए टोटल बिफोर एंड आफ्टर के. इनइलास्टिक कहता है कि अगर एक की एनर्जी 100 जूल्स है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की 200 जूल्स है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों टकराते हैं तो दोनों की कंबाइंड एनर्जी आफ्टर कोलिजन 300 नहीं होगी, 300 से कम होगी. वो जो 300 से कम होगी, फॉर एग्जाम्पल 260, 40 जूल्स कम है, वो 40 जूल्स लॉस हो गए इन फॉर्म ऑफ साउंड और हीट. तो टोटल एनर्जी तो फिर भी कंजर्व है ना. टोटल एनर्जी में तो आप हीट और साउंड को ऐड करेंगे, 260 में 40 को ऐड करेंगे तो 300 तो होगा. टोटल एनर्जी तो ख़त्म नहीं हो सकती. ये तो दोनों कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी सेम है. एक्चुअली इन दो नेचर में एक ही का फर्क है बस. किसका? काइनेटिक एनर्जी. और दूसरा जो कि इनइलास्टिक कोलिजन में नहीं होगा वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की. इलास्टिक कोलिजन में वी आर टॉकिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक कोलिजन. नाउ इलास्टिक कोलिजन में लेट्स से दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए. ये बॉडी ए है, ये राइट साइड पे जा रही है with the speed u1. This is object B moving to the right with the velocity u2. They collide together.
and after collision, ball A moves with velocity v1, ball B moves with velocity v2. एरो देखो मैंने राइट साइड पे बनाया. इलास्टिक कोलिजन में वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं, समझें जरा आप, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट बी है जो राइट साइड पे जा रहा है, कोलिजन के लिए उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जो पीछे से ऑब्जेक्ट आके से हिट कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए. तो इस सिचुएशन में जो सामने ड्रॉ हुई हुई है, ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए बी से. तो मुझे बताओ, जब ए की स्पीड ज़्यादा होगी और कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, तो उसके लिए इनके आपस का डिस्टेंस, कोलिजन से पहले आपस का डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? डिक्रीज़ होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में आप कहेंगे u2 माइनस u1. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u2 माइनस v1. एंड देन velocity of separation किसकी इक्वल? velocity of separation will be v1 minus v2. अब मेरी बात सुनें, मुझसे कहते हैं बच्चे कि सर ये समझ नहीं आया, कैसे रटेंगे, ये कहाँ से आया? तो सुनो, तुम्हारी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. अटेंडेंस सामने बैठना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो बाद में पिक्चर ले लेना. इसकी डेरिवेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अभी मैं आपके सामने लिखूँगा. लिसन केयरफुली. ये हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने यहाँ बताया तुम्हें कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, वो कैसे होता है, उसकी डेरिवेशन फिर बता रहा हूँ. डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन. रिजल्ट आपका मेन है. अच्छा, इलास्टिक है और ये दोनों बॉडीज़ राइट पे जा रही हैं. कल मैंने कहा था राइट की वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, लेफ़्ट की वेलोसिटी नेगेटिव होती है. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात कर ली है, याद रखना. अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया. m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2. m1 की सिमिलर क्वांटिटीज एक तरफ कर लो. m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2. m1 को कॉमन कर लें, u1 माइनस v1, v2 माइनस u2. m1 को सब्जेक्ट बना लें, m1 इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1. इक्वेशन 1. इलास्टिक कोलिजन की दो कंडीशन हैं. एक कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जो मैंने ऊपर लिखा वो कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन। इलास्टिक कोलिजन कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल KE आफ्टर कोलिजन। याद रखना ये दो बॉडीज हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला O लेवल से हाफ mv², हाफ mv², काम देखना था गौर से, हाफ mv², हाफ m1u1², हाफ m2u2² इक्वल्स टू हाफ m1v1², हाफ m2v2²। राइट साइड पे ओवरऑल हाफ और लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल हाफ अगर आप कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ओवरऑल कॉमन है। लेफ़्ट साइड पे टोटल हाफ कॉमन ले लो, राइट साइड पे टोटल हाफ कॉमन ले लो, कैंसिल हो गया। m1 की टर्म्स को जैसे ऊपर कहा था, m1 की टर्म्स को एक तरफ ले आओ, m1u1², m1v1², m2v2², m2u2²। m1 कॉमन ले लो, m1 u1 माइनस v1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन ले लो, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। m1 को सब्जेक्ट बनाओ, लिसन केयरफुली। चलो सब्जेक्ट बनाने से पहले एक और काम करो, m1 ब्रैकेट u1² माइनस v1², सामने देखना u1² माइनस v1², ए बोल के चुप क्यों गया? a² माइनस b², क्या a माइनस बी होल स्क्वायर होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू m2 एज इट इज v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब सुनिएगा गौर से, सामने देखते रहना, बस डेरिवेशन कंप्लीट हो रही है, ध्यान से। ये जो आपने ऊपर m1 की वैल्यू निकाली थी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। m1 की जो वैल्यू थी वो ऊपर लिखी हुई है बेटा, उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ m1 आई कैन राइट m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, m2 v2 माइनस u2, v2 प्लस u2। अब सामने देखिएगा, this m2 and m2 कैंसिल, u1 माइनस u1 ये भी कैंसिल, v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 ये भी कैंसिल। क्या बचा? क्या बचा? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू, वहाँ क्या बचा? कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटीज़ को एक तरफ कर लो, u को एक तरफ कर लो, v को एक तरफ कर लो। क्या बना? u1 माइनस इक्वल्स टू v2 माइनस, ये जो कहलाता है बेटा, ये कहलाता है अप्रोच और ये कहलाता है सेपरेशन। u1 माइनस u2
ओवरऑल माइनस कॉमन लोगे तो वो वैसे भी तो हो जाएगा। तो इसको ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यानी कि यहाँ पर रिवर्स करके अगर आप लिखेंगे तो ये फॉर्मूला फिर इसी तरह से लिखें, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे दोनों साइड से तो u2 माइनस u1 के लिए भी वही चीज़ हो जाएगी। बट अब एक फॉर्मेट को याद कर लें। सपोज़ करो मैंने ये फॉर्मेट याद कर लिया। अब सुनना ज़रा, अब एक मसला है इसमें, ये कहलाएगा आपका, देखो ये डेरिवेशन मैंने पहले बता दिया, ये डेरिवेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, समझाने के लिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये आया कहाँ से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस तरह से आता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए शर्त यह है, when we talk about elastic collision, तो we say that कि for elastic collision ये जो आपने पॉइंट लिखे हैं velocity of approach और velocity of separation, ये इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये कि फॉर इलास्टिक कोलिजन u1 माइनस u2 मस्ट बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब ज़रा मेरी बात समझना कि when I write u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये उस सिचुएशन में है कि जब u1 की वेलोसिटी राइट साइड पे, u2 की वेलोसिटी राइट साइड पे, v1 की वेलोसिटी राइट साइड पे और v2 की वेलोसिटी भी राइट साइड पर है। ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है। अगर इन चारों में से किसी भी एक की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने लिखा है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। सामने देखो भाई, व्हाट आई एम सेइंग हियर के इस फॉर्मूले के साइंस ये बता रहे हैं कि अगर u1 राइट साइड पे है, u2 राइट साइड पे है, u1 u2 है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद v1 राइट साइड पे है और v2 भी राइट साइड पर है, तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास फॉर्मूला है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू, अभी इस वक्त जो तुम्हें बीच में माइनस नज़र आ रहा है ये माइनस फॉर्मूले का है, मगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पलटेगी तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब ये, अब सुनिए ज़रा, सामने देखें प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल, अब सुनो, एक क्वेश्चन है जिसपे वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे, विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की शर्त है कि सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पर अप्लाई होगा, याद रखना ये, इट इज़ फॉर इलास्टिक कोलिजन ओनली, मतलब नो एनर्जी लॉस। इन इलास्टिक होगा तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। एक ऑब्जेक्ट है जो राइट साइड पर आ रहा है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड पर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड टुगेदर। ये जो सिचुएशन है ये है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। अब वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, ये ए है ये बी है, आफ्टर कोलिजन ए मूव विद द वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। अब वो दो चीज़ें पूछ रहा है मुझे बताओ बी कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से जाएगा पहला, और किस डायरेक्शन में जाएगा दूसरा। मासेस नहीं दिए हुए। अगर मासेस नहीं दिए हुए और आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने जा रहे हैं तो सवाल में देख लेना लिखा होना चाहिए कि ये इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक या नो एनर्जी लॉस। अब जब मैं यहाँ पर समझा ये रहा था मैं कि जब मैं इस क्वेश्चन पर बेटा u1 माइनस u2 v2 माइनस v1 अप्लाई करूँगा तो ये बात दिमाग में रखें कि अगर ये u1 है और ये u2 है, ये v1 है और ये v2 है, तो u1 की वैल्यू के लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पे देखना। u1 की वैल्यू क्या मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस u2 के लिए मैं लिखूँगा -7। एक तो माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस लेफ्ट का है, ये बात याद रखें। ये बात फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा फार्मूला बेस्ड है, इसको समझना, जो हमारा फार्मूला बेस्ड है जिसमें वो माइनस आ रहा है, आपके यहाँ जो माइनस आ रहा है, तो देखो ये माइनस तो ऊपर डेरिवेशन की वजह से आ रहा है ना। और इस डेरिवेशन के स्टार्ट में मैंने जब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखी थी तो मैंने कहा था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये राइट साइड पर ही जा रहा है। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला या इससे पहले शेड हुआ है मोमेंटम का फार्मूला, एज्यूम यही है कि राइट साइड पे जा रहा है। हमारी पूरी डेरिवेशन इस अजम्पशन पर थी। हमने अपनी सारी डेरिवेशन में दोनों बॉडीज़ को बिफोर एंड आफ्टर राइट साइड पर कंसिडर करते हुए ये फार्मूला ड्राइव किया। राइट साइड पर कंसिडर करते हुए फार्मूला ड्राइव किया। इसका मतलब मेरे फॉर्मूले में माइनस साइन तो फॉर्मूले की वजह से है, और ये फार्मूला उस अजम्पशन पर बेस करता है कि सारे राइट साइड पर होने चाहिए। तो इनमें से अगर कोई भी लेफ़्ट साइड पर होगा तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा साहब। इक्वल्स v2 मुझे नहीं पता, माइनस v1 राइट साइड पर ही है, सही है, वो 2 ही आएगा इधर। अब मुझे बताओ यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 7, v2 माइनस 2, सॉरी, ये 11 और माइनस 2 इधर आके प्लस 2, v2 13 इज इक्वल्स टू v2 प्लस है। तो अगर v2 की वैल्यू 13 मीटर पर सेकेंड है तो लेफ़्ट पर है या राइट पर है? अगर प्लस है तो राइट पर है। अगर मेरा फाइनल आंसर किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब लेफ़्ट पर है, तो आप कहेंगे ये राइट साइड पर है। ये 2 to 3 डिफरेंट केसेस हैं और इन केसेस को हम फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। पहले देखना ज़रा, केस 1 में आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक वॉल है, इस वॉल पर ये बॉल आती है और ये बॉल यहाँ पर आकर हिट होती है। इस बॉल का मास है m। वो आपसे कह रहा है कि ये बॉल इस वॉल पर हिट होती है विद द वेलोसिटी v। और कोलाइड होने के बाद वो बॉल यहाँ से सेम वेलोसिटी से रिबाउंड होती है, सेम वेलोसिटी से रिबाउंड v। उसने कहा सेम वेलोसिटी से रिबाउंड। अगर सेम वेलोसिटी से रिबाउंड है, ज़ाहिर है मास तो कम हो नहीं सकता, तो ये इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी,
डेल्टा पी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। अब यहाँ देखना, ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूँगा तो मैं फाइनल वेलोसिटी को माइनस वी और इनिशियल वेलोसिटी को वी, ये जो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया है, ये नेगेटिव लेफ़्ट साइड की वजह से यूज़ किया है। इसका मतलब माइनस एम वी और माइनस एम वी कितना हुआ, माइनस 2 एम वी। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन मुझे क्या बता रहा है, राइट या लेफ़्ट? इसका मतलब ये चेंज इन मोमेंटम लेफ़्ट साइड पर होगा और 2 एम वी इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो एग्जैक्टली सेम चीज़ को मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं, अब चेंज क्या है ये देखिएगा, सामने देखते जाना। लेट्स से नाउ वी हैव वॉल इन दिस डायरेक्शन, दिस साइड इज वॉल, ऑब्जेक्ट of mass m moving with velocity u या moving with velocity v. After collision it rebounds with the velocity v. बॉल आके टकराती है, टकराने के बाद बॉल रिबाउंड होती है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बताएं। डेल्टा पी। अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पर मैं डेल्टा पी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला वही है एम वी माइनस एम यू। डेल्टा पी इज इक्वल्स एम फाइनल वेलोसिटी तो तुम्हारे पास v है माइनस m, इनिशियल वेलोसिटी अब क्या लिखेंगे, माइनस v। ये फिर दोबारा लेफ़्ट की वजह से, अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लेफ़्ट पर है। इस सिचुएशन में जब आप डेल्टा पी सॉल्व करोगे तो तुम कहोगे एम वी माइनस माइनस प्लस एम वी। अब यहाँ पर डेल्टा पी जो आएगा बेटा वो आएगा प्लस 2 एम वी। चेंज इन मोमेंटम सेम है, मगर चेंज इन मोमेंटम में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। ये है आपका पहला केस। डिपेंड करता है कि इनिशियली राइट साइड पर आ रहा है या लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। नेक्स्ट, केस 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट, बात नहीं करे ज़रा और से देखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी u1, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव विद द वेलोसिटी u1 और दूसरा सेम मास होना चाहिए, आइडेंटिकल मास, इज एट रेस्ट, तो फिर ये वेलोसिटी ऑफ एक्सचेंज कहलाती है। आफ्टर कोलिजन कॉमा
Object A will be at rest and object B moves with the velocity of u1 to the right side. That is called exchange of velocity. Of identical bodies. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा. आफ्टर कोलिजन ए जो है, आफ्टर कोलिजन ये जो ए है ये रेस्ट पे हो जाएगा. दैट इज आफ्टर कोलिजन. ये जो मैंने ऊपर बताया दैट इज बिफोर कोलिजन. एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज. आफ्टर कोलिजन जो ए मूव करता हुआ बी को हिट हुआ तो ए रुक जाएगा और बी ए की स्पीड लेकर आगे चला जाएगा. ये बिल्कुल ऐसे जैसे 8 बॉल पूल में आप पीछे से बॉल को हिट करें, आगे वाली बॉल रेस्ट पर है, पीछे से जो बॉल आएगी अगर फुल स्पीड में होगी तो पीछे वाली बॉल फ़ौरन हिट होने के बाद रुक जाएगी और आगे वाली वही स्पीड लेके आगे चली जाएगी. इसका मतलब ए रेस्ट पर आएगा और बी उसकी सेम स्पीड लेकर आगे चला जाएगा. उसकी स्पीड हो जाएगी u1. जो यहाँ पर पहले वाले की स्पीड थी, नोट करना ज़रा, जो यहाँ पर u1 की स्पीड थी वो बाद में कोलिजन के b की स्पीड बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, look at this. MCQs number 27. MCQs number 27. अब अगर तुम्हें ये केसेस याद रहेगा एग्जाम में तो तुम देखते ही आंसर कर दोगे, वरना बहुत सारे बच्चे फिर इस पर कैलकुलेशन में लग जाएंगे. वो आपसे कह रहा है एक्स मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v डायरेक्टली टूवर्ड्स y और y स्टेशनरी है. ये इलास्टिक कोलिजन होगा हमेशा. तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मुझे बताएं, जो x मूव करता हुआ y पर आ रहा है तो x क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, और v जो है वो कितनी स्पीड से जाएगा, जो x की स्पीड थी. D is the answer. That is called exchange of velocities for elastic collision. Now listen, ये exchange of velocities कहलाता है elastic collision में. This condition for इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पर भी देखो स्पीड इनिशियल और फाइनल सेम थी, सो दिस वन ऑल्सो इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पर मैं थ्री पॉइंट्स लिखूंगा, उन 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना. नंबर 1,
m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये इलास्टिक एंड इन इलास्टिक दोनों के लिए वैलिड है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या कोलिजन इन इलास्टिक हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर सूरत अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर सूरत अप्लाई होगा। पॉइंट नंबर 2, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा है, इफ़ आई राइट इक्वल्स टू हेयर, तो फिर बेटा ये रिलेशन फॉर इलास्टिक होगा ओनली। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी तो इन इलास्टिक कोलिजन। और फिर इसी तरह से u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अप्लाई होगा? इलास्टिक के लिए। दिस विल बी वैलिड फॉर इलास्टिक ओनली। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं या जो तुमने अभी पॉइंट्स ये लिखे हैं, इन सब के लिए एक मिनट बेटा, ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं इन सब के लिए, ये तीनों पॉइंट्स के लिए एक शर्त ये है कि हमने एज्यूम ये किया है इसमें कि ऑब्जेक्ट्स राइट साइड पे जा रहे हैं। ये फॉर्मूला या ये पॉइंट सारे तुमने इस बेस पर बताए हैं कि बॉडीज़ राइट साइड पे जा रही हैं। इसका मतलब हमारी इस केस में अजम्पशन ये है कि कोलिजन से पहले भी राइट साइड और कोलिजन के बाद भी राइट साइड। u1 u2 v1 v2। अगर दो बॉडीज़ याद रखें कि इफ़, ये स्टेरिक करके अलग से लिख रहा हूँ, इफ़ स्टिक टुगेदर, अगर कोलिजन के बाद स्टिक टुगेदर वाला कोई केस है तो फिर यह हर सूरत इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में या इन इलास्टिक कोलिजन में हमने जो अभी केसेस पढ़े उससे रिलेटेड ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जून 13 पेपर 23। फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आइसोलेटेड सिस्टम लिखना मस्ट है। In an isolated system, total momentum before collision
equals to total momentum after collision. State the difference between the elastic and inelastic collision. Kinetic energy before and after is equal in elastic collision. काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, काइनेटिक लिखना पड़ेगा. An object A of mass 4.2 kg, horizontal velocity of 3.6, move towards B. A और B दोनों की आपको स्पीड इससे दिखा दी और स्ट्राइक करने के बाद B की वेलोसिटी बता दी, राइट साइड पे जा रही है, A नहीं बताया. अब तो ऐसे वैल्यूज़ रख कर आंसर लेना है. देखो, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिशन. फॉर्मूला वही है आपका m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. अब मुझे बताओ, मास है 4.2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी 3.6, मास है 1.5, इनिशियल वेलोसिटी -1.2. 4.2 वाले की इनिशियल वेलोसिटी v, 1.5 वाले की भी राइट साइड पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 3. अब पूरा मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है. कितना? 2.1. देखो, ये सिंपल फॉर्मूला रख के साइंस का ख्याल रखना बस, तो ये 3 मार्क्स का है. फिर आपसे कह रहा है कि वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक. हम काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मैंने लिखा हाफ 4.2 और 3.6. हाफ m और 3.6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m 1.5 अब मेरी बात सुनो, किसी ने पीछे से बोला माइनस लेफ़्ट साइड की वेलोसिटी. आप चाहे माइनस लिख भी दो, मगर वो माइनस को कैंसिल कर देना, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर. एनर्जी बेटा याद रखना, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वैसे भी एनर्जी में माइनस साइन नहीं आएगा. और अगर वैसे भी लॉजिकल देखो तो माइनस का जब वेलोसिटी का 1.2 का स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. मुझे बताएं, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसी ने निकाली है? फिर मैं आगे कह रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन हाफ m. आफ्टर कोलिजन में मास 4.2, उसकी वेलोसिटी तुमने प्रीवियस पार्ट में निकाल ली 2.1 का स्क्वायर. हाफ m 1.5, उसकी वेलोसिटी है 3 का स्क्वायर आफ्टर. बिफोर वाली कितनी है?
28.3 जूल्स। आफ्टर कोलिजन कितनी है? 16.0। तो आप कहेंगे इट इज इन इलास्टिक। सो इन इलास्टिक कोलिजन एग्जैक्टली। अब देखो ये जो बात कर रहे हैं, अब इस पूरे प्रोसेस के बजाय जैसे इन्होंने कहा या इसने बोला भी कि आप इस पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी लगा सकते थे। अगर मैं ये कहता कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 लगा के देखो, ये फॉर्मूला है फॉर इलास्टिक का। अब पहले वाले की वेलोसिटी कितनी थी चेक करना, सॉरी 3.6 कितनी थी? पहले वाले की u1 कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी 3.6 और दूसरे वाले की कितनी? 1.2 नेगेटिव 1.2। ये बन गई बेटा 3.6 प्लस 1.2 कितना हो गया? 4.8। कोलिजन के बाद v2 बराबर वाले की v2 वाली कितनी है? 3 और v1 कितनी निकाली है? -2.1। आंसर कितना आया? 0.9। अब मुझे ये बताएं क्या 4.8 0.9 के बराबर है? तो आप कहेंगे सो इन इलास्टिक। सर अप्रोच में नेगेटिव लगाना होता है और इसमें नहीं लगाना होता। अप्रोच में भी नेगेटिव है फॉर्मूले में और सेपरेशन में भी नेगेटिव है, अप्रोच में भी और इसमें भी। नहीं, इसमें आपने बोला था ना नेगेटिव कैंसिल कर दो 1. किस में? एनर्जी में करोगी ना, क्योंकि उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। लगा दो माइनस लगा दो, एनर्जी के अंदर कहा था वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। बात सुनो, वेलोसिटी, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में मासेस का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तुम एक बात सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराई थी। डेरिवेशन जब मैंने स्टार्ट की थी तो क्या मासेस इक्वल थे? मगर डेरिवेशन के प्रोसेस के बीच में वो मासेस आपस में कैंसिल हो गए थे। यही एज्यूम करेंगे, ये है ही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर वैलिड है सीधे बैठो भाई, ये फॉर्मूला चाहे मास कुछ भी हो, चाहे मास इक्वल हो, अनइक्वल हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला इलास्टिक कोलिजन के लिए है। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें वो मासेस देगा। यहाँ पर भी तो उसने मासेस दिए थे ना, ये सारे मासेस थे ना, ऊपर अलग अलग मासेस थे। मासेस चाहे अलग हो, मासेस चाहे सेम हो, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 में से वेलोसिटीज़ रख के तुम बता दोगी कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। दैट्स इट। ये शॉर्ट फॉर्म यही तो है। इस पर मासेस दिए हुए भी हों तो तुम नहीं रखोगी, ज़रूरत नहीं है। The diagram shows two spherical masses approaching each other head-on at an equal speed u. One of the mass m, other mass 2m. Which diagram showing the situation after collision is not consistent with the principle of conservation of momentum? कहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं हो रहा, वैलिड नहीं है? सबसे पहले मैंने टोटल मोमेंटम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिफोर कोलिजन इक्वल्स 2m इंटू यू प्लस m इंटू माइनस यू। माइनस क्यों लिखा? माइनस लिखा इस लेफ्ट की वजह से।
दैट इज 2mu माइनस mu इक्वल्स टू mu। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है तो मेरे पास इन सारे ऑप्शन में आंसर भी mu आना चाहिए। अब सुनो, डी से स्टार्ट करता हूँ। स्टिक टुगेदर, किसी ने कहा सर स्टिक टुगेदर में ये तो इनइलास्टिक है। मैंने कहा भले हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता चुका हूँ, इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों पर अप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 अप्लाई जब किया तो m है तुम्हारे पास 2m मल्टीप्लाई बाई u अपॉन 3 प्लस m2 है m और इसकी भी मल्टीप्लाई बाई u अपॉन 3। कॉमन वेलोसिटी है स्टिक टुगेदर, ये बन गया 2mu अपॉन 3 प्लस mu अपॉन 3। LCM 3, बीच में हम बोलो नहीं, खामोश बैठो। LCM 3 है, 2mu प्लस mu इज़ 3mu। mu इज आंसर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को वैलिड कर रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी m1 v1 प्लस m2 v2, 2m मल्टीप्लाई बाई u अपॉन 6, ये 2 1 और ये 2 3 से कैंसिल, प्लस m मल्टीप्लाई बाई 2u अपॉन 3। यहाँ पर आपके पास बच गया mu अपॉन 3 और यहाँ पर बच गया 2mu अपॉन 3। बात वही है, फिर दोबारा 3 LCM तो mu और प्लस 2mu तो 3mu, 3 से 3 कैंसिल। ऑप्शन बी में आ जाएं। ऑप्शन बी में 2m माइनस u अपॉन 6, क्योंकि लेफ्ट पे जा रहा है, प्लस m ब्रैकेट 2 अपॉन 3u। अब देखो ये 2 1 और ये 2 3 था, यहाँ बच गया माइनस mu अपॉन 3 प्लस 2mu अपॉन 3। जब आप LCM 3 लेंगे तो 2mu में से एक mu माइनस होगा तो तुम्हारे पास बचेगा प्लस mu अपॉन 3। ये इक्वल नहीं है इनिशियल मोमेंटम। पहला वाला चेक कर लो, 2m ब्रैकेट माइनस u अपॉन 3 प्लस m 5u अपॉन 3, तो बेटा माइनस 2mu अपॉन 3 और प्लस 5mu अपॉन 3, दैट इज़ 3mu अपॉन 3। LCM तो 3 है, 5mu में से 2mu माइनस होगा तो 3 बचेगा, क्योंकि ओवरऑल 3 LCM है, 3 से 3 कैंसिल mu। गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि कहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है आपके पास, सो आंसर शुड बी बी, इसका आंसर बी होगा।